हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह सभी आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने जो है कि स्पेशली जीन पियाजे से ही प्रश्नों को लिया है, क्योंकि जीन पियाजे आपके एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हर एक एग्ज़ाम में, जो कि आपका जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, उसके अलावा आपका हरियाणा टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, या आपका राजस्थान टेट हो गया, हर एक टेट में इनसे प्रश्न पूछा जाता है और एक या दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% इनसे आएंगे। तो इसलिए हमने इस वीडियो में स्पेशली जीन पियाजे से ही प्रश्नों को लिया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो ऑप्शन है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है वह है कि बच्चों की जो सोच होती है यह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्योंकि जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया था कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, और पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है, अतः आयु में संबद्ध रहती है। अतः यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण होता है कि चिंतन का अलग तरीका है तथा गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, न कि मात्रात्मक रूप से। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है यह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो पूछा गया है पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित कर रहा है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या विलंबित अनुकरण, या विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या वर्तुल प्रक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। जी हाँ दोस्तों, विचारों की जो अनुत्क्रमणीयता है यह पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अवलोकन का, दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया वह अनुसरण कर रहे हैं और दूसरे का जो है कि अवलोकन करके सीख रहे हैं। तो अगला है इसमें को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला है कि को पुरस्कार एवं दंड सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप तो जान ही रहे हैं कि किसी को दंड द्वारा सिखाना कितना कठिन होता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं,
जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं और जैसे जैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं उसी हिसाब से अपने ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो जीन पियाजे से प्रश्न आता है वह इसी तरह से थोड़ा सा बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों का प्रश्न भी गलत होता है। तो इसलिए आप जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे तो आप यकीन मारिए कि 1 या 2 प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो कौन सा कथन नहीं कहा जा सकता? तो ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सही है, जीन पियाजे ने ही कहा था कि जो विकास होता है यह गुणात्मक चरणों में होता है। तो यह तो ऑप्शन सही है, तो यह तो कहा ही जा सकता है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। अगला है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपनी समझ के अनुसार दुनिया के बारे में ज्ञान और निर्माण का जो है कि उपयोग करते हैं। अगला है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ऐसा जो है वह आपके पियाजे ने नहीं कहा था कि अगर कोई बच्चा निरंतर जो है कि अभ्यास कर रहा है तभी अधिगम होगा, तो ऐसा नहीं कहा था। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि निरंतर प्रयास से ही जो है कि अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचारों की एक सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की आवृत्ति, ये प्रवृत्ति या प्रतीकात्मक विचार का विकास या अहमन्यता या अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए अगर हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो एक सीमा नहीं है वह आपका है प्रतीकात्मक विचार का विकास। जी हाँ दोस्तों, प्रतीकात्मक विचार का जो विकास होता है यह जो है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है यह आपका कितना होता है। तो यह आपका 2 से 7 साल होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? तो 2 से 7 साल होता है। दोस्तों जो आपके पियाजे साहब थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था, जिनका कि पहली जो अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था थी जो कि जन्म से 2 वर्ष की थी। उसके बाद आपका क्या था? उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, तो वह 2 से 7 वर्ष था। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। और चौथी आपकी जो है वह 11 से 15 वर्ष की अवस्था है जिसको कि अनौपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था बोलते हैं। तो यह 4 अवस्थाएं पियाजे साहब ने दिया था, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो देखिए अगर हम तृतीय अवस्था की बात करें तो क्या हो जाएगा? पहली अवस्था संवेदी गामक है, दूसरी अवस्था उनकी क्या है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जिसको कि स्कीमा बोलते हैं, निर्माण वर्तमान योजनाओं को अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर
पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो आपका दिया गया है कि जो आपका स्कीमा होता है, इसका निर्माण वर्तमान योजनाओं को अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर जो है वो पुरानी योजनाओं को संशोधन के परिणाम के रूप में जो घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जो जाना जाता है वह आपका जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, किस रूप में जानते हैं? तो समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ने के लिए वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका जाना जाता है, क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग आत्मसातकरण बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रचलित योजनाएं हैं उसमें जब हम कोई नई जानकारी जोड़ देते हैं तो उसको आत्मसातकरण बोला जाता है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर प्रचलित योजना के साथ साथ कोई नई योजना संचालित की जाती है जिसका कि उद्देश्य लगभग समान ही होता है, तो उसे हम जो है कि समायोजन बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, समायोजन और आत्मसातकरण अलग अलग होता है। जब किसी पुरानी चीज में नई चीज को जोड़ देते हैं तो वह आत्मसातकरण हो जाता है। वहीं पर अगर कोई प्रचलित योजना है और उसी के साथ साथ हम कोई नई योजना संचालित करते हैं जिसका कि उद्देश्य भी लगभग समान ही होता है, तो उसको समायोजन बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें और वह विभिन्न समूहों एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वह आपका आत्मसातकरण भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो कोई अगर शिक्षिका शिक्षार्थियों को मदद करना चाह रही है तो वह इस स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके और वह विभिन्न समूहों को एक स्थिति पर वाद विवाद करके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो शिक्षार्थी को विभिन्न दृष्टिकोण को आत्मसात करेंगे और जो है कि अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसलिए आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो आत्मसातकरण आपका सही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो का लिंक दिया जाता है जब वीडियो अपलोड होती है। साथ ही में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उसका PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हमको ज़रूर फॉलो करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर नई नई जानकारी भी दी जाती है एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है और उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने कर लिए हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें आपका क्या दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया अंगीकार दिया गया है, समायोजित किया गया है, अनुकूलित किया गया है या समुचितता कहा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो अगर जो है कि सीता दाल चावल खाना सीख ली है तो वह अपनी स्कीमा में दाल चावल खाना स्वीकार जो करेगी तो वह क्या कहलाएगा?
तो वह आपका अनुकूलित कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह आपका अनुकूलित कहलाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जोड़ा है तो ऑप्शन है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल है, या शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है कि ये सही मिलान वाला जो जोड़ा है वह है कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वह संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। बल्कि इसके अलावा जो आपका यह दिया गया है कि औपचारिक जो है कि संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, तो यह गलत दिया गया है। शैशवावस्था में कोई बच्चा होगा तो कैसे तर्क वगैरह करेगा, तो यह भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमन नहीं कर पाएगा, तो यह भी गलत है। तो इसलिए ये वाला विकल्प सही है और यही इसका आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो पियाजे के विचार के अनुसार जो है वह बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर हम कोई नई जानकारी शामिल कर रहे हैं तो जो हमारी वर्तमान स्कीमा है या अवधारणा है उसमें जो बदलाव की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? अनुकूलन बोला जाता है, आत्मसातकरण बोला जाता है, या समायोजन बोला जाता है, या अहकेंद्रिता बोली जाती है। तो उसको जो है कि हम लोग समायोजन बोलते हैं। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो अगर पियाजे के अनुसार बात करें तो कोई बच्चा 2 से 7 साल का है तो वह किस अवस्था में आएगा? तो देखिए 0 से 2 वर्ष का बच्चा संवेदी गामक अवस्था में आता है और 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो होता है वह आपका किस में आता है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। तो 0 से 2 संवेदी गामक और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक और 7 से आपका 11 मूर्त संक्रियात्मक। वहीं पर 11 से 15 की बात करें तो वह आपका क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वह आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया, संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, पियाजे के अनुसार तो 0 से 2 वर्ष तक का बालक जो होता है वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने के लिए हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है और यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए रिया है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं होती है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यह सहपाठी जो विरोध होता है यह पियाजे के अनुसार किससे संबंधित होता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक परिपक्वता।
ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का, या आपका जो है कि प्रतिक्रिया का, या सहयोग की नैतिकता का, या विषमांग नैतिकता का। तो देखिए यह जो ऑप्शन आपका सही होगा पियाजे के अनुसार आपका सहयोग की नैतिकता का हो जाएगा, यह संबंधित सहयोग की नैतिकता से होगा। तो सी वाला विकल्प आपका सही है और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है जब बच्चा, किस अवस्था में, अगर हम बात करें पियाजे के अनुसार, तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से जो है कि दिया गया है कि घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो तार्किक रूप से जो चिंतन करने लगता है वह आपका कौन से अवस्था में करने लगता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में वो मूर्त चिंतन करने लगता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय आपका पियाजे साहब को जाता है। पियाजे ही ने कहा था कि बच्चे जो हैं वह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो किसके बजाय वयस्कों से भिन्न होता है, यह आपको, तो आप लोग जो वयस्कों का चिंतन होता है किसके बजाय किससे भिन्न होता है, मात्रा एवं प्रकार से, आकार और मूर्त परकता से, या जो है कि आपका प्रकार और मात्रा से, या आकार और किस्म से। तो देखिए अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार जो है वह आपका चिंतन वयस्कों से जो भिन्न होता है वह आपका प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा के बजाय। जी हाँ दोस्तों, जो चिंतन होता है वह आपका वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इस चीज को याद रखिएगा, सी वाला विकल्प आपका सही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे और दोस्तों कुछ प्रश्न पियाजे से रह गए हैं जो कि हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो पियाजे से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हमने आपको पियाजे के करवाए सभी प्रश्न या तो सीटेट में पूछा गया है, या राजस्थान टेट में पूछा गया है, या यूपी टेट में पूछा गया, या हरियाणा में पूछा गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी बहुत से प्रश्न पियाजे से रह गए हैं तो उनको भी हम शामिल करेंगे। और दोस्तों मान लीजिए कि यह मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो है और इसमें आपके 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा और एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जब इसको देख रहे हैं तो आप अपना नोट भी बनाते चलिए, जिससे कि सभी प्रश्न का जब रिवीजन करना हो तो काफ़ी कम टाइम लगे और आसानी से आप रिवीजन कर सकें। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रीट CDP 2025 करके है, तो वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, जितनी भी वीडियो हमने अपलोड की हैं। और अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं जितना हम प्रश्न करवा रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस बार आपका रीट एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।